हेलो। नमस्कार साथियों। हम यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित एमसीक्यू की क्लासेस यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें हम जिस टॉपिक पर यहाँ पर बात कर रहे हैं वो उपन्यास से संबंधित चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है, उपन्यास से संबंधित। और इसकी पहले जो है हम 6 कक्षाएं हम इसकी पहले कर चुके हैं। अभी तक उपन्यास की कम से कम 6 कक्षाएं हम कर चुके हैं, जिसमें 600+ क्वेश्चन हम यहाँ पर देख चुके हैं। और आज इसी क्रम में हमारी अगली और अंतिम कक्षा यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें भी हम कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। और इसके बाद आशा आप लोगों से ये की जाती है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ऐसा आप लोगों से छूट ना जाए कि जो आपको पता ना हो कि इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। तो जितने भी टाइप हैं, जितने भी क्या हैं टाइप हैं प्रश्नों के, वो सब हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपकी एमसीक्यू क्लासेस यहाँ पर है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि टेस्ट सीरीज यहाँ पर 40 टेस्टों की एक शानदार सीरीज आपके दोनों प्रश्न पत्रों, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, उन दोनों के लिए ऐप हमारे ज्ञान वाटिका पर जो है लाइव हो चुकी है। ज्ञान वाटिका पर लाइव हो चुकी है, आप लोग ज़रूर से इसे भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कोशिश उसमें ये की जा रही है कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिस प्रकार के बन सकते हैं, स्क्रीनिंग अब यहाँ पर है नहीं, तो जिस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पर बन सकते हैं वो सारे के सारे क्या कर लिए जाएं, कवर कर लिए जाएं। इस प्रकार का प्रयास यहाँ पर रहेगा। तो जो 40 टेस्ट इसमें टोटल होने हैं, ये भी आप लोग ज़रूर से हमारे ऐप को, ज्ञान वाटिका ऐप को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू क्लास। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? वे दिन, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि लेखक कौन है इसके, निर्मल वर्मा द्वारा ये रचित है। के द्वारा, निर्मल वर्मा जी के द्वारा यहाँ पर रचित है और एक उपन्यास है। कैसा है? उपन्यास है। दूसरा है, फांस उपन्यास के लेखक हैं पंकज बिष्ट, शिवमूर्ति, संजीव या मिथिलेश्वर। तो फांस उपन्यास जो है उसके रचयिता कौन है? हम पहले एक बार इसमें बात कर चुके थे। संजीव इसके रचयिता हैं। और किस प्रकार के ये हैं? तो दलित एवं आदिवासी जनजीवन को दिखाने वाले उपन्यासकार यहाँ पर कौन है? संजीव है। ठीक है। उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है, महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है, वो है जंगल जहाँ शुरू होता है। जंगल जहाँ शुरू होता। ये दो चीज़ें आप लोग संजीव के बारे में यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? अगर आप लोगों ने, पहले मैं इसका आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। ये है शेखर एक जीवनी जो है वो इस प्रकार की कही जाती है कि घनीभूत वेदना जो है वो एक रात में देखने का विजन यहाँ पर शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। देखिए हुआ क्या था, अगर आप लोगों ने यूट्यूब या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर अगर शेखर एक जीवनी है, इसके जो समय समय पर इसके लिए कंसर्ट यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं, जिसमें क्या विभिन्न मुद्दों के जो लेखक वगैरह होते हैं वो बात करते हैं, तो वहाँ पर इसके प्रयास किए जाते हैं इसको समझाने की। तो उसी में से एक शब्द निकल करके आया कि ये जो अज्ञेय द्वारा लिखा गया, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि मनोवैज्ञानिक प्रकार के उपन्यासकार हैं कौन? मनोवैज्ञानिक प्रकार के उपन्यासकार हैं हमारे यहाँ पर अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय यहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रकार के उपन्यासकार हैं। और विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक जो बाधाएं थी उनसे सोच समझ करके जब आप लोग अगर शेखर एक जीवनी पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर भी देखते होंगे। तो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है शेखर एक। फिर है कंकाल, एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया? देखिए समस्या क्या है, पहले पाप और पुण्य की समस्या, मतलब पाप और पुण्य का कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो समस्या किसकी है? कंकाल की है। इसके बाद, कंकाल के बाद किस प्रकार के उपन्यास में से उठाया गया है? तो जो चित्रलेखा एक उपन्यास है। क्या है? चित्रलेखा एक उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। और इस उपन्यास में किसको? पाप और पुण्य की समस्या को यहाँ पर उठाया गया है।
और गोदान आप लोगों को पता है किस पे, जो वर्ग विभेद होता है यहाँ पर, इस प्रकार की समस्या का उपन्यास है। इसके अलावा अमृत और विष किसके द्वारा, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और नदी के द्वीप यहाँ पर पुनः किसका, अज्ञेय के द्वारा रचित उपन्यास। ठीक है, तो लेखा आप लोग ध्यान रखेंगे, पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। फिर है अपने अपने अजनबी, उपन्यास के लेखक हैं अपने अपने अजनबी। काफ़ी बार हम यहाँ पर बात कर चुके हैं इस बारे में। आप लोग, क्योंकि आपकी आज की अंतिम उपन्यास की कक्षा है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। न जाने कितनी बार जो है हम इस पर बात कर चुके हैं, तो आप लोगों ने बताना है इसका, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है किसमें, कमेंट में। फिर नेक्स्ट है उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। जो यहाँ पर उपन्यास लिखे गए हैं उसका नाम यहाँ पर गलत लिखा हुआ है आगे किसका, वो आप लोगों को बताना है। पहला है नीला चांद शिव प्रसाद सिंह, महाभोज उषा प्रियमवदा, सारा आकाश राजेंद्र यादव, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ऐसा है जिसका नाम आप लोगों तक अभी तक अछूता रह गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर महाभोज देखा तो तुरंत आप लोगों ने बता दिया महाभोज किसका उपन्यास है, मन्नू भंडारी का उपन्यास का है, मन्नू भंडारी का यहाँ पर उपन्यास है। और एमए वगैरह आप लोगों ने किया है तो उसमें भी सिलेबस में आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा महाभोज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। पहला है शेखर एक जीवनी, आवारा मसीहा, गुड़िया भीतर गुड़िया, अन्य से अनन्या तक। इनमें से कौन सी ऐसी कृति है, आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि जो आवारा मसीहा है, क्या है, आवारा मसीहा है, वो किसके जीवन पर आधारित है, एज अ बायोग्राफी टाइप की है। किसके जीवन पर है, तो ये शरत चंद, जो बंगाली उपन्यासकार हुए हैं शरत चंद, इनके जीवन पर आधारित है। और अगर लेखक का नाम मैं पूछूं, विष्णु प्रभाकर, क्या है, विष्णु प्रभाकर। देखिए, शेखर एक जीवनी है, कहा जाता है, इस पर आरोप लगाया जाता है कि शेखर और कोई नहीं, कौन है, अज्ञेय ही शेखर हैं। लेकिन अज्ञेय इसकी भूमिका में ही स्पष्ट कर देते हैं, अज्ञेय क्या, इसकी भूमिका में ही बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो है मैं नहीं हूँ। आवारा मसीहा, क्योंकि हम सीधे सीधे हमें इसका कॉन्टेक्स्ट पता है कि शरत चंद के जो बंगाली उपन्यासकार काफ़ी महान रहे हैं, उनके जीवन पर लिखा गया है किसके द्वारा, विष्णु प्रभाकर। फिर है सुरंग में सुबह, उपन्यास के लेखक हैं शिवमूर्ति, संजीव, मिथिलेश्वर, अमरकांत। सुरंग में सुबह उपन्यासकार के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। कौन है, सुरंग में सुबह, मिथिलेश्वर, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर है औरत की बोली, कृति के रचनाकार हैं औरत की बोली। ऑप्शन देखिए, महुआ माझी, गीताश्री, मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी। तो औरत की बोली, इस कृति के रचनाकार कौन है, तो गीताश्री एक लेखिका हैं, वो औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं। फिर है भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या या पुनर्नवा। किस उपन्यास की है, काफ़ी बार हम चर्चा कर चुके हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है, क्या है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। 10वां आप लोग लिखेंगे और 10वें के आगे इसका प्रकाशन वर्ष जो यहाँ पर है उसे आप लोगों ने कमेंट करना है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है, एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग, सीमाएं टूटती हैं। कौन सा इनमें से जो उपन्यास है वो श्रीलाल शुक्ल का है, तो जो सीमाएं टूटती हैं ये उपन्यास किसका है, श्रीलाल शुक्ल का है। और इसके अलावा कौन सा, राग दरबारी इनका काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रहा, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला। और इसके बाद विश्रामपुर का संत इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास। ठीक है, सूनी घाटी का सूरज सबसे पहला लिखा गया इनके द्वारा। और अन्य अगर ऑप्शनों की तरफ देखें तो एक चिथड़ा सुख जो है वो है निर्मल वर्मा का, निर्मल वर्मा। उखड़े हुए लोग यहाँ पर राजेंद्र यादव का है। और तीसरा आदमी जो है वो किसका है, कमलेश्वर का है, कमलेश्वर द्वारा रचित।
नेक्स्ट है मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा। जो मिलजुल मन उपन्यास है उसकी लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग यहाँ पर मिलजुल मन की क्या है? लेखिका है। फिर नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद का सर्वाधिक स्थलों पर प्रयोग हुआ है? पहले भी हम इस प्रश्न को एक बार कर चुके हैं, जिसमें केवल ये जिक्र हमने किया था कि जो अनाम दास का पोथा है वो कैसा उपनिषद काल का यहाँ पर वर्णन करता है, और उसी के आधार पर यहाँ पर लिखा गया है। और इसी में मैंने आप लोगों को बता दिया था छांदोग्य उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद जो सबसे पुराना एक उपनिषद माना जाता है। कैसा माना जाता है? सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। और रचना किस प्रकार की हो जाएगी? ये ऐतिहासिक प्रकार की रचना उपनिषद के आधार पर हो जाएगी। ठीक है, ऐतिहासिक प्रकार की रचना है। और छांदोग्य उपनिषद, ये छांदोग्य उपनिषद में अनाम दास का पोथा, इस उपनिषद का यहाँ पर क्या हुआ है? सर्वाधिक बार जिक्र हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट है तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तीसरी सत्ता, पहला है गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। तीसरी सत्ता जो है वो उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए श्रीलाल शुक्ल और निर्मल वर्मा के तो अभी तक हमें लगभग क्या हो गए हैं, सारे के सारे जितने भी उपन्यास इन्होंने लिखे लगभग सब हमें प्रकाशन वर्ष के आधार पर यहाँ पर याद हो चुके। तो इन दोनों में से किसी का हमने तीसरी सत्ता ऐसा नहीं पढ़ा। और गिरिराज किशोर और गोविंद मिश्र में से जो गिरिराज किशोर आपने हैं, गिरिराज किशोर, इनके द्वारा रचित है तीसरी सत्ता। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डाक बंगला, चौखट या कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर द्वारा रचित कौन सा उपन्यास नहीं है इनमें से? जो चौखट उपन्यास है, कौन सा? चौखट उपन्यास, ये यहाँ पर कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है। इसके अगर मैं लेखक की बात कहूँ तो द्रोणवीर, कौन? द्रोणवीर कोहली यहाँ पर उपन्यास इसके क्या है? रचित। बाकी काली आंधी, डाक बंगला और कितने पाकिस्तान में विभाजन की त्रासदी है, चर्चित उपन्यास इनका है। ठीक है, तो चौखट जो उपन्यास है वो कमलेश्वर का नहीं है। फिर नेक्स्ट है उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। बाकी तीन सही होंगे, एक सही नहीं होगा, उसे हमने छांटना है। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होती है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। देखिए एक एक करके हम इनको डिस्क्राइब करते आते हैं। ठीक है, उपन्यास में कथानक होता है। उपन्यास में क्या होता है? पहले एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है जिसके आधार पर चर्चा की जाती है कि कहानी, उपन्यास की कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, उपन्यास की जो स्टोरी है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। कहानी में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हमेशा प्लॉट हो और केवल किसी छोटे से वातावरण या किसी छोटे से चरित्र या किसी छोटे से घटना की प्रधानता पर भी आप क्या लिख सकते हैं? स्टोरी, यहाँ पर कहानी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। फिर है उपन्यास में जीवन का समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। जैसे आपके पास दो कहानियां मैं बताता हूँ अभी, उपन्यास और कहानी बताता हूँ। ठीक है, जैसे गोदान देखिए आप, और ठीक इसी प्रकार में कहानी देखिए ईदगाह एक कहानी। गोदान एक उपन्यास है और ईदगाह एक कहानी है, दोनों को देखिए। अब देखिए गोदान में आप लोगों को जो होरी है उसके पहले से लेकर के मृत्यु तक का सारा आपको पता चल रहा है। ठीक है, सब कुछ आपको पता चल रहा है, कितने उसके बच्चे हैं, कितने उसके खेत हैं, फिर बच्चों की शादी कहाँ कहाँ हुई, फिर खेतों का कैसे कैसे करके होता है, कितना उसने उधार लिया है, उसके भाई बहन कितने हैं, सब कुछ। लेकिन जब आप ईदगाह पढ़ते हैं तो शुरुआत ही इसी बात पर होती है कि हामिद होता है, उसकी नानी होती है, और कैसे वो एक मेले में जाते हैं और वहाँ से केवल एक चिमटा खरीद करके ले आता है। तो ये एक चरित्र, वातावरण और घटना प्रधान आदि कहानी होती है। किसी एक छोटा सा अंश जीवन का बस होता है कहानी में, जबकि उपन्यास में समग्र रूप से जीवन का वर्णन होता है। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते।
सेम टू सेम आप इन्हीं उपन्यासों को लेकर के देखिए। इतिवृत्तात्मक वर्णन मतलब बार बार किसी एक चीज का वर्णन किया गया हो। जैसे मान लीजिए कि होरी है, अब होरी के खेत से संबंधित कोई बात है या होरी के उधार लेने की कोई घटना है जिसमें वो किससे, महाजन से जो है ब्याज पर कोई पैसे उठाता है, तो आप देखते होंगे बार बार, कम से कम न जाने कितनी बार, जब भी उसे आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या, ब्याज लेने के लिए यहाँ पर चल पड़ता है। लेकिन कहानी में ऐसा कुछ नहीं होता। कहानी में एक बार की ऐसी बात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार की बात होती है, और वहीं पर कहानी क्या खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट देखिए, उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, हाँ, ये अंतर इसमें जरूर होता है कि कहानी थोड़ा आकार में छोटी होती है और उपन्यास आकार में थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन इन दोनों की अगर हम आकार पे तुलना करेंगे तो बिल्कुल सेम यही बात होगी कि जैसे हम चार पैर के आधार पर, इसके 4 पैर के आधार पर तुलना कर रहे हों बैल की और मेंढक की, बैल की और मेंढक की। मान लीजिए 4 पैर के आधार पर हमने तुलना करी बैल की और मेंढक की। देखिए, बैल के भी 4 पैर हैं, मेंढक के भी 4 पैर। तो क्या आप मेंढक को छोटा बैल कह सकते हैं या बैल को जो है बड़ा मेंढक कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते। बिल्कुल, इसमें जो है लघु संस्करण होता है और उपन होता है, पर लघु संस्करण बिल्कुल नहीं होता। आकार का हाँ, हालांकि भिन्नता होती है क्योंकि समग्र जीवन को लिए हुए होता है, लेकिन अंशतः कोई ऐसा भाग नहीं होता कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि उपन्यास जो है कहानी से 10 गुना बड़ा होना चाहिए, इस प्रकार का नहीं। परीक्षा गुरु और देवरानी जेठानी की कहानी कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो आपके पास इन भ्रमों को तोड़ती है। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है, ये बिल्कुल गलत है। बैल और मेंढक का मैंने आपको उदाहरण बताया। फिर है, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था इससे संबंधित एक बात कि, ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम, फिर बताता हूं मैं आपको। पहला है बांग्ला उपन्यास। कौन? बांग्ला उपन्यास। फिर है मराठी उपन्यास, फिर है फ्रेंच उपन्यास, फिर है अंग्रेजी उपन्यास। देखिए, अब हुआ क्या, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार कैसे रही। हिंदी में जो उपन्यास लिखने शुरू हुए, क्या हुए, जो उपन्यास लिखने चालू हुए, हालांकि वो बांग्ला की तर्ज पर लिखने चालू हुए। कहाँ की? बांग्ला भाषा की उपन्यासों, बांग्ला जो भाषा है ये उपन्यासों की तर्ज पर लिखने शुरू हुए, लेकिन उनका मूल आधार हमेशा से ही अंग्रेजी रहा। हमेशा से ही क्या रहा? अंग्रेजी रहा। पहले के लोगों ने जो शुरुआती उपन्यास बोल रहा हूं मैं, जो बांग्ला की तर्ज पर लिखे जाने लगे, वो ज़्यादातर केवल बांग्ला के जो उपन्यास थे उनका अनुवाद मात्र ही रहा। उसका क्या रहा? अनुवाद मात्र ही रहा। लेकिन जब मौलिकता से लिखना यहाँ पर लेखकों ने प्रारंभ किया तो अंग्रेजी तर्ज पर लिखा गया पहला उपन्यास। इसे शुक्ल जी ने माना? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को आप सभी को पता है कि बार बार मैं कहता आया हूँ, अंग्रेजी तर्ज पर लिखा गया पहला उपन्यास किसको? परीक्षा गुरु को यहाँ पर शुक्ल जी ने माना। तो जरूर यहाँ पर जो प्रथम पया यहाँ पर उपन्यास लिखेगी बांग्ला के तर्ज पर लिखेगी, लेकिन उनमें मौलिक प्रयास कुछ नहीं था, केवल वो अनुवाद मात्र ही थे। और कहीं कहीं तो क्या कर दिया जाता था, जो बांग्ला के भाषा के शब्द हैं, जो क्या हैं, बांग्ला भाषा के शब्द हैं, उनको सेम टू सेम, कई शब्दों का जिनका हमें अनुवाद नहीं सूझा, तो वो सीधे सीधे लेखक क्या उनको एज इट इज एट इज क्या कर लेते थे, यहाँ पर हिंदी में प्रयोग कर लेते थे। और कई बार तो जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं उन्हें भी सेम टू सेम प्रयोग कर लिया जाता था। बांग्ला भाषा से जो प्रथम पया जो लिखे गए यहाँ पर हिंदी में, तो वो जरूर थे लेकिन अनुदित रूप में थे। सही आंसर इसका होगा अंग्रेजी उपन्यास। अंग्रेजी उपन्यास ही संरचना के मूल आधार यहाँ पर रहे। नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? पहला है मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, ओमकार नाथ या मेहता। अब देखिए, जो मेहता होते हैं, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये मेहता है इनका पूरा नाम क्या है? प्रोफेसर मेहता है। और ये यहाँ पर शिक्षा पात्र और किसके? दर्शन शास्त्र के शिक्षक पात्र हैं, और किस विषय के? दर्शन शास्त्र के यहाँ पर, ठीक है। और ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य भी किसे? गोदान को कहा जाता है। मिस्टर खन्ना जो है वो चीनी मिल के मालिक हैं। ओमकार नाथ भी यहाँ पर क्या? एक पत्रिका के संपादक यहाँ पर होते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। गोदान जो उपन्यास है उस पर एक आरोप ये लगता आया है कि इसकी जो कथा वस्तु है, जो प्लॉट है, काफ़ी सारे आलोचक कहते हैं इसकी कथा वस्तु मतलब जो इसका प्लॉट है उतना कसा हुआ नहीं है, बिल्कुल
पॉइंट टू पॉइंट नहीं है। तो क्या इसके कारण है? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। देखिए, एक एक करके हम सारे ऑप्शन में बात करते हैं। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने में, ऐसा अगर आप लोगों ने गोदान पढ़ा है, अगर आप लोगों ने गोदान पढ़ा है तो एक कथन ही बिल्कुल गलत साबित हो जाता है। इसमें बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे चरित्र हैं। फिर है, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि को दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आप लोग को बिल्कुल पता है कि एक प्रकार तो जो है होरी के गांव में क्या हो रहा है, गांव में जो होरी है उसके खेत घर सारे के सारे बिकने पे आ चुका है, ठीक है। और दूसरी तरफ राय साहब के यहाँ क्या चल रही है, बिल्कुल पार्टी वगैरह चल रही है, बिल्कुल। तो जो हमें आकर्षक हिस्सा लगता है होरी वाला, हम पढ़ते पढ़ते जल्दी से जल्दी ये सोचते हैं कि कब जो है दोबारा से क्या आएगा, होरी का यहाँ पर वर्णन आएगा। या इसके अलावा जब गोबर लखनऊ चला जाता है, क्या चला जाता है, गोबर लखनऊ जाने के लिए होता है, कैसे कैसे उसकी रास्ते की यात्रा रहती है और क्या वो वहाँ जाकर के प्रथम पेया करता है। जब ये सब का वर्णन चल रहा होता है तो अचानक से क्या आ जाता है यहाँ पर, दोबारा से मिस्टर खन्ना आदि का जिक्र आ जाता है, या मिस्टर खन्ना कैसे जो है एक नई अपनी चीनी मिल खोलने वाला है वो आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाता है, विरोधाभास हमें नज़र आता है, और यही कारण है जो गोदान की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है। लेकिन शुक्ल जी हैं प्रखर आलोचक, उन्होंने कहा, एक वाक्य उन्होंने कहा था, इसके लिए भी ये बिल्कुल यहाँ पर लागू है। उन्होंने कहा कि महानता का छाता चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना हो, महानता का छाता चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिर भी छोटे मोटे छिद्र उसमें क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। इस प्रकार की, क्योंकि गोदान काफ़ी महान रचना है और हम आप जैसे लोग तो वैसे लिखना क्या, 2 पेज भी जो है उस प्रकार के नहीं लिख सकते। तो हमारी आलोचना से जो है इस कृति को क्या दूर रहना चाहिए, लेकिन आलोचक ऐसा कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही। इसके अलावा दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों का उपदेश दिलाने में, बिल्कुल गलत बात है। इसी प्रकार से जो है कसावट आती है। ये सारा यहाँ पर लेखक के विचार हमें दिखते हैं, कैसे कभी कभी क्या होता है, किसी अल्पज्ञ चरित्र से भी कोई बड़ा सा बड़ा चरित्र क्या हो जाता है, यहाँ पर हृदय परिवर्तन उसका हो जाता है। जैसे आप इसका सेवा सदन में आप इसका उदाहरण देख, सुमन जो एक अल्पज्ञ चरित्र होती है, वो कैसे उसमें राय साहब को, या एक जो पात्र रहते हैं उनका भी एग्जैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो पेशे से यहाँ पर वकील रहते हैं, उनका क्या कर देती है, मन परिवर्तन कर देती है। ऑप्शन डी भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका सही जवाब। फिर है, आवेग एक वस्तु जीवन दूसरी, जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है। आवेग एक वस्तु जीवन दूसरी, और जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है, किस रचना की है। तो ये दिव्या जो एक उपन्यास है, किसके द्वारा रचित है, तो यशपाल आप लोग लिखेंगे, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, और स्त्री का चरित्र चित्रण इसमें मूल रूप में है। स्त्री का चरित्र चित्रण इसमें मूल रूप में है कि कैसे कैसे उसके पे विपत्ति आती है, उससे लिया गया है, और 1945 में यहाँ पर लिखा गया, 1945 में प्रकाशित हुआ था। फिर नेक्स्ट है, यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा है फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद, सार्थ का अस्तित्ववाद, मार्क्स लेनिन का साम्यवाद, और महर्षि अरविंद का दर्शन। तो इतनी बार जब मैं इसका आंसर आप लोगों को बता चुका हूँ, यशपाल जो है एक क्या है, प्रखर रूप से मार्क्सवादी हैं, तो किस प्रकार के दर्शन को वो वहाँ पर बार बार देखेंगे, किस प्रकार के दर्शन को डालेंगे, मार्क्स और लेनिन का, मार्क्सवाद लेनिनवाद को यहाँ पर बार बार डालते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट है, मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण है मैला आंचल, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के दृश्यों की भरमार है, परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है, लोक कथाओं, लोकोक्तियाँ, मुहावरों और लोकगीतों से परहेज किया गया है,
इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां हैं। कौन सा ऑप्शन होगा इसके? देखिए, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के दृश्यों की भरमार है, ये बिल्कुल सही है। इसमें दोनों जगह है, लेकिन इसका भाषा से जो है कोई लेना देना नहीं। भाषा से जो इसका संबंधित कथन है वो बी है, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थ परक भाषा का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। जो उस प्रकार की भाषा बोलेगा, मान लीजिए गांव का कोई आदमी है जो मान लीजिए खेती करता है और वो कभी गांव से इक्का दुक्का ही बाहर गया है, इक्का दुक्का एक दो बार ही कभी बाहर गया है, तो क्या वो शुद्ध तत्सम प्रधानी या विदेशज भाषा के शब्दों को लिए हुए भाषा को बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं बोलेगा। परिवेश और पात्रों के अनुरूप जो यथार्थ परक भाषा का प्रयोग हुआ है, इसी से ये अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई। हालांकि परिनिष्ठित इसमें हिंदी नहीं थी, फिर भी जो है क्या हुई, अत्यंत लोकप्रिय रचना साबित हुई। क्यों? क्योंकि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थ परक भाषा का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, बावन ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। यह कथन किसका है? सुमिरत दास का, पाकिस्तानी सीमा रक्षक सिपाही का, फणीश्वर नाथ रेणु का, डॉक्टर प्रशांत का। देखिए, यह कथन सबसे पहले तो किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जो होते हैं इनका ये कथन है। ठीक है, और किससे संबंधित ये यहाँ पर है? तो जो इनका आंचलिक उपन्यास था, क्या था जो इनका आंचलिक उपन्यास? मिथिला आंचल। आप सभी लोगों को पता है कि पहला उपन्यास आंचलिक भाषा में आंचलिक प्रकार से लिखा गया था, और 1954 इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष। ये कथन आप लोग ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट है, कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? कितने ही सिद्धांत जो जमाने में सत्य समझे जाते थे लेकिन आज सत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध किससे? हमेशा मनोभावों से रहता है। कथन है आपका प्रेमचंद का, और काफ़ी प्रसिद्ध कथन यहाँ पर माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, सुमेलित करना है हमें। मुर्दों का टीला, डूबते मस्तूल, महाभोज, लाल टीन की छत। देखिए, महाभोज अभी अभी हमने पढ़ा, मन्नू भंडारी से संबंधित पढ़ा। मन्नू भंडारी 2-3 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। लाल टीन की छत, निर्मल वर्मा। किससे? निर्मल वर्मा। डूबते मस्तूल है नरेश मेहता का, और मुर्दों का टीला है रांगेय राघव का। तो इस प्रकार से संबंधित कोई आपको ऑप्शन मिल रहा है तो जी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें ए का क्या है? टी। बी ऑप्शन क्या रह जाएगा? बिल्कुल सही रह जाएगा। फिर है, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन 1894 में हुआ, और इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। तो क्योंकि बहुत सारी बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, जैसे ही आप लोगों ने गलत ऑप्शन को देखा तो बिल्कुल उसे क्या कर दिया? छल नहीं कर दिया। आप सबको पता है कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? 1888 है। और चंद्रकांता इस दिशा में भी, पहले तो लेखक कौन है इसके? देवकी नंदन खत्री जी इसके लेखक हैं, और चंद्रकांता संतति प्रकार के इस नाम के दो उपन्यास हैं। और हिंदी भाषा के उत्थान में इसका काफ़ी योगदान माना जाता है। क्यों? क्योंकि कई सारे उर्दू भाषी और अहिंदी भाषी लोगों ने केवल चंद्रकांता को पढ़ने के लिए क्या सीखी? हिंदी सीखी। उसके बाद चूंकि वो हिंदी सीख चुके थे, तो चंद्रकांता पढ़ने के बाद चंद्रकांता जैसे अन्य उपन्यासों को पढ़ने का उनके मन में क्या जिज्ञासा जागी। तो इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1894 नहीं है, क्या है? 1888 है। फिर है, निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है? गढ़कुंडार, साहित्य सहचर, वरुण के बेटे, सुनीता। तो वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? काफ़ी बार हम लोगों ने चर्चा कर ली है। गढ़कुंडार किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा। फिर है, रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, अंबिका दास व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा। रूठी रानी जो उपन्यास हैं
उसके लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है उसके लेखक? प्रेमचंद हैं, और काफ़ी पहले का उपन्यास है इनका, 1907। कब है? 1907। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित नहीं है? शतरंज के मोहरे, सितारों का खेल, गर्म राख, शहर में घूमता आईना। उपेंद्रनाथ अस्क का कौन सा उपन्यास इनमें से नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। शतरंज के जो मोहरे हैं, 2-3 बार इसका जिक्र हमारे पास यहाँ पर बीच में आ चुका है। अमृतलाल नागर जो हैं वो क्या है इसके? अमृतलाल नागर इसके रचयिता हैं, ना कि उपेंद्रनाथ अस्क। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है बेताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अखिलेश श्रीवास्तव, सोमदेव भट्ट या आशा पूर्णा देवी। तो बेताल पच्चीसी कौन है? इसके लेखक कौन है? सोमदेव भट्ट हैं। सोमदेव भट्ट हैं। और बेताल जो एक ऐतिहासिक पात्र है, विक्रम और बेताल, जो एक प्रकार की भूत श्रेणी का माना जाता है बेताल, उसके द्वारा सुनाई गई आकर्षक कहानियों का इसमें क्या है? संग्रह है बेताल 25, लगभग 25 कहानियों का। फिर है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का जिक्र हुआ है? आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? त्यागपत्र, अपने अपने अजनबी, पुनर्नवा, पानी की प्राचीर। मृणाल की, अब देखिए, अब मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण किसमें हुआ होगा? जिसमें जो मृणाल है वो यहाँ पर नायक या नायिका के रूप में रही होगी। अब देखिए, थोड़ा बाइसेक्सुअल नेम प्रकार का मृणाल यहाँ पर है। नायक और नायिका किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन मृणाल हमारी यहाँ पर नायिका है। क्या है? नायिका है। और जैनेन्द्र के उपन्यास जो त्यागपत्र है उसमें क्या इसका आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? तो त्यागपत्र की नायिका कौन है? मृणाल हैं। और त्यागपत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र यहाँ पर है। ठीक है, 1937 में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गेहमरी द्वारा लिखित है? निस्सहाय हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। कौन सा उपन्यास ऐसा है जो गोपाल राम गेहमरी द्वारा रचित है? तो पहले भी हम इसमें एक बार चर्चा कर चुके हैं। जो प्रेममयी उपन्यास है, प्रेममयी जो उपन्यास है वो इनका लिखा गया है। निस्सहाय हिंदू की अगर मैं बात करूं तो राधा कृष्ण दास, पहले हम एक बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है। श्यामा स्वप्न जो है वो यहाँ पर जगमोहन सिंह द्वारा लिखित है। और ठेठ हिंदी का ठाठ, ये कल भी मैंने आपको बताया था, उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी द्वारा रचित, हरिऔध द्वारा रचित क्या है? उपन्यास। इनमें से कौन सा गोपाल दास गेहमरी का कौन सा लिखा हुआ है? तो प्रेममयी उपन्यास। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? दादा कॉमरेड, पूर्वावर, अमिता, झूठा सच। यशपाल, जिनका अभी दिव्या हमने देखा था। इनमें से जो पूर्वापर उपन्यास है वो यहाँ पर यशपाल द्वारा रचित नहीं है। और किसके द्वारा रचित है? वो रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित है। रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित है। और बाकी अन्य जो ये तीनों उपन्यास हैं ये किसके? यशपाल द्वारा रचित। फिर है गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? पहला है प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल या रमेश चंद्र शाह। तो गोबर गणेश जो एक उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? रमेश चंद्र शाह द्वारा। रमेश चंद्र शाह, जिनका ही एक उपन्यास अभी देखा पूर्वापर, उनका ही उपन्यास क्या है? गोबर गणेश। क्या है? गोबर गणेश। फिर है निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? कर्क रेखा, अग्निपंखी, मैं और पीली आंधी। तो कौन सा उपन्यास ऐसा है जो मृदुला गर्ग द्वारा लिखित है? तो मैं और मैं, कौन सा? मैं और मैं जो उपन्यास है वो किसके द्वारा? मृदुला गर्ग द्वारा लिखित है। फिर है निर्मल वर्मा का उपन्यास है पटरंगपुर पुराण, लेकिन दरवाजा, खिलेगा तो देखेंगे, अंतिम अरण्य। निर्मल वर्मा द्वारा। काफ़ी बार हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे ही आपने सही आंसर इसका देखा तुरंत इसे क्या छलनी कर दिया। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, 3-4 लगातार हमने प्रश्नों में अभी देखे। फिर है सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है?
बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, समय सरगम। सिख हमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किसमें हुआ इनमें से? मैयादास की माड़ी में। किसमें हुआ? मैयादास की माड़ी में। और अगर लेखक मैं आपसे इनके पूछूं तो भीष्म साहनी। भीष्म साहनी क्या है इसके लेखक यहाँ पर, ठीक है। तो मैयादास की माड़ी कौन? भीष्म साहनी। फिर नेक्स्ट देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? तो किसमें है जो इनका, हालांकि पूर्णिया जिले का और जिक्र हमारा पास मैला आंचल में भी आया है, लेकिन मूल कथा देखनी है। हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का जिक्र है यहाँ पर। मैं जुलूस एक इनका उपन्यास है उसमें है। इसके अलावा जो पूर्णिया जिला है किसमें, मैंने आपको बताया मैला आंचल में भी आया है, और परती परिकथा भी हमारे पास लिखा हुआ है। इसमें भी जो पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है, और मैला आंचल में आपको पता है मेरीगंज की। परती परिकथा की बात करूं तो 1957 और मैला आंचल 1954 में यहाँ पर आया। तो ये चीजें आपको ध्यान साथ साथ में रखनी है। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं कौन हैं? आपको कमेंट में बताना है। बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं और अभी कक्षा में शुरुआत में ही मैं इनका जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है कि कौन से इन चारों में से यहाँ पर सूनी घाटी के सूरज के लेखक हैं। फिर है काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजन नयन, नाच्यो बहुत गोपाल। काम और राम का जो द्वंद्व है वो किसमें है शामिल? मानस का हंस। मानस का हंस जो कि एक स्त्री पात्र कल भी हमने चर्चा करी थी, रत्ना है। कौन है? रत्ना, जो कि तुलसीदास जी की वाइफ है। और इनके द्वारा ही जब कामासक्त होकर के तुलसी बाबा जो है इनके पीछे पीछे कहाँ चलेगी? अपने नहर यानी कि ससुराल चलेगी। तो तब वहाँ से रत्ना ने इन्हें उपदेश दिया और तब ये राम के नाम के प्रति आसक्त हुए, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर काम, काम शक्ति के प्रति, और राम मतलब जो राम मतलब भगवान ईश्वर की भक्ति के प्रति, इन दोनों का द्वंद्व किस उपन्यास में दिखाया गया है? मानस का हंस, तुलसीदास के जीवन परक उपन्यास है। और खंजन नयन की बात करें तो ये किसका? सूरदास का जीवन परक उपन्यास। किसका? सूरदास का। नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? कठगुलाब, सालमली, आफ्का बंटी, चित्तकोबरा। उनसे प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखना है। देखिए आपका बंटी हम अधिकांश बार देख चुके हैं, 1971 इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। चित्तकोबरा है 1979 इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। सालमली है 1987 इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष है। और कठगुलाब कई बार हम लोग देख चुके हैं, 1996 इसका क्या है? प्रकाशन वर्ष। देखिए सबसे पहले हमने देखना है आपका बंटी को, और लास्ट में कौन सा आएगा? कठगुलाब। तो ऑप्शन बी इस प्रकार से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यास के साथ सम्मिलित कीजिए। लाला मनमोहन दास, नाहर सिंह, लाला भगवान दास, वासुदेव शास्त्री। देखिए लाला जो मदन मोहन होता है वो किस पात्र के होते हैं? यहाँ पर परीक्षा गुरु पात्र के होते हैं, और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास यहाँ पर इसके लेखक, ठीक है। फिर जो नाहर सिंह है, कौन है? नाहर सिंह जो है वो नूतन ब्रह्मचारी के यहाँ पर होते हैं, और इसके लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी के बाल कृष्ण भट्ट और भारतेंदु जो युग है इसके यहाँ पर ये लेखक हैं, ठीक है। लाला भगवान दास जो हैं वो वामा शिक्षक करके एक उपन्यास है, इसके लेखक हैं। और मुंशी ईश्वरी प्रसाद, कौन? मुंशी ईश्वरी प्रसाद इसके क्या हैं? लेखक हैं। फिर छोटा वासुदेव शास्त्री, और वासुदेव शास्त्री जो हैं वो यहाँ पर भाग्यवती, कौन भाग्यवती के लेखक हैं? तो श्रद्धा राम फिल्लौरी जो हैं वो भाग्यवती के लेखक हैं। और हिंदी के विकास में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्या आप लोगों को कोई ऑप्शन मिल रहा है जिसमें पहले का तीसरा हो यहाँ पर? तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा। फिर है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घ तपा, कितने चौराहे, मैला आंचल, परती परिकथा। विश्वनाथ प्रसाद तो किस
उपन्यास के पात्र हैं, ये यहाँ पर मैला आंचल के पात्र हैं, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है और 1954 इसका क्या है, रचना का। फिर है बाल, वयसंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? जयवर्धन, शेखर एक जीवनी, सन्यासी, संघर्ष। इसमें हुआ है शेखर एक जीवनी, जिसका जो मूल पात्र है शेखर है, जिसका जो केंद्रीय या मूल पात्र है शेखर, इसके मनोवैज्ञानिक ता में जो है बचपन में ये कैसा था पता है आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा है। वयोसंधि में और किशोर मन में बाद में ये कैसा हो जाता है, तो शेखर एक जीवनी में इस सब का क्या हुआ है, अंकन हुआ है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पात्रों को संबंधित उपन्यासों के साथ हमने क्या करना है, सुमेलित करना है। जयदेवपुरी, चंद्रमाधव, फूल बाबू, निर्गुणिया। देखिए जो जयदेवपुरी होता है, कौन होते हैं, जयदेवपुरी होते हैं, वो यहाँ पर झूठा सच, झूठा सच किसका है, यहाँ पर यशपाल कृत है, झूठा सच है। फिर जो चंद्रमाधव होते हैं, कौन होते हैं, चंद्रमाधव, वो यहाँ पर नदी के द्वीप, इसमें नदी के द्वीप, और किसके द्वारा लिखित है, अज्ञेय के द्वारा रचित है, नदी के द्वीप। फिर उसके बाद है फूल बाबू, कौन होते हैं, फूल बाबू, ये यहाँ पर बलचनामा एक उपन्यास है जिसके रचयिता हैं नागार्जुन, कौन है, बाबा नागार्जुन के क्या है, रचयिता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास निर्गुणिया, कौन है, निर्गुणिया, ये नाच्यो बहुत गोपाल, यहाँ पर जो कि हमारे पास अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है, इसकी यहाँ पर पात्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार में कौन सा आपको ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें आपको पहले का दूसरा मिल रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। फिर है मैला आंचल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, 1954। फिर है गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है, पहला है सिलिया, फिर है झुनिया, फिर है सोना, फिर है धनिया। अब देखिए एक एक करके अगर हम यहाँ पर देखें, एक एक करके कौन कौन से पात्र रहते हैं, तो सिलिया जो होती है, सिलिया चमारिन इसका पूरा नाम होता है, जो एक दातादीन ब्राह्मण पात्र इसमें होता है, उसका जो बेटा होता है मातादीन, उससे जो है बाद में मातादीन इससे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। जो झुनिया होती है, जो झुनिया होती है, वो यहाँ पर इसकी बेटी नहीं होती है होरी। जो धनिया होती है, वो धनिया क्या होती है, इसकी बेटी नहीं होती है, बल्कि में इसकी क्या होती है, पत्नी। और सोना और इसकी एक अन्य बेटी होती है रूपा, ये दोनों की दोनों क्या इसकी बेटी होती है। और गोबर नाम का इसका क्या होता है, एक पुत्र होता है। ठीक है, तो होरी की बेटी का नाम क्या है, सोना, और दूसरी बेटी का नाम रूपा। धनिया जो है क्या है, इसकी वाइफ है। फिर है धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ में बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं, मैला आंचल, भरती परिकथा, आषाढ़ का एक दिन, गोदान। तो किससे ली गई हैं, देखिए अब इसमें आषाढ़ का एक दिन जानबूझ करके आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डाला। आषाढ़ का एक दिन जो है वो यहाँ पर उपन्यास नहीं है, बल्कि में क्या है, नाटक है। और किसके द्वारा रचित नाटक है, मोहन राकेश। जो पात्र है इसका कौन, कालिदास, इसमें कालिदास इसमें क्या होता है, मेन करेक्टर होता है। ठीक है, तो वही कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम वाले वही होता है। ये क्या है, एक नाटक है। देखिए आषाढ़ आषाढ़ दो बार आ गया ना, तो इससे लग सकता है भ्रम से कि क्या पता आषाढ़ का एक दिन का हो, लेकिन ये जो कथन है वो किसका है, मैला आंचल का है, मैला आंचल। फिर है गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, मानवीय त्रासदी का भाष्य है, गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। देखिए महाजनी सभ्यता, महाजनी सभ्यता, होरी जो होता है ना एक पात्र, जो उसका मूल पात्र भी है, केंद्रीय पात्र, कैसे महाजनों के ब्याज वगैरह में आकर के लास्ट में जीवन का अंत उसके हो जाता है, तो बिल्कुल महाजनी सभ्यता की गाथा है। मूलतः मालती की कथा है, गलत। मूलतः मालती जो है क्या होती है, डॉक्टर मालती जो होती हैं वो इसकी केवल एक पात्र होती है। मालती क्या होती हैं, मात्र इसकी एक पात्र होती हैं, जिनके हल्के बहुत जीवन पर भी थोड़ा बहुत रंग लिए हुए है, क्योंकि उपन्यास है तो हर एक चरित्र का कम से कम थोड़ा बहुत तो इसमें परिचय होगा। लेकिन ये जो मूलतः शब्द है ये यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो गलत है।
मानवीय त्रासदी का भाष्य है, बिल्कुल सही। अभी भी आप लोग अपने आसपास किसी एक न एक ऐसे पात्र को देख ही लेते होंगे जो बेचारा उधार या जो ब्याज वगैरह जो सूदखोरी है चीज के त्रासदी में फंसा। गोदान जो है वो सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। गोदान जो है क्या है, सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है, बिल्कुल सही जवाब है। तो मालती है मूलतः उसकी कथा नहीं है। गोदान का रचनाकाल क्या है, तो गोदान का रचनाकाल आप सभी को पता है 1936 में इसका प्रकाशन हुआ, 35-36 में इसकी रचना हुई। मैला आंचल में पूर्णिया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? तो सबसे पहले तो कौन से गांव में रहना चाहता था, आप लोगों को पता है पूर्णिया के वो गांव का नाम क्या होता है, मेरीगंज, और इसी के अंचल की ये क्या है, कथा है। तो जो डॉक्टर प्रशांत होता है वो किसकी, मलेरिया और जो काला आजार होता है, काला आजार एक प्रकार का रोग होता है, इसके बारे में क्या करना चाहता था, वो रिसर्च यहाँ पर करना चाहता था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। फिर है 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? मैं आपको वो ढूंढना है जो किसमें नहीं थे, यहाँ पर 19वीं सदी के दौरान नहीं थे। 19वीं सदी के नव जागरण मतलब जिस टाइम पे शुरुआत 19वीं सदी हो रही थी, ठीक है। जैसे आप लोग इसमें आंसर देखेंगे, हल्का सा आप लोगों ने दिमाग लगाना है, सीधे आप लोग इसको भीष्म साहनी को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? कि जो भीष्म साहनी है यहाँ पर 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी के दौरान के हैं। भारतेंद्र, बाल मुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र, ये तीनों के तीनों किसके, भारतेंद्र युग के कवि हैं, और तीनों का हिंदी गद्य के विकास में योगदान रहा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र यहाँ पर नाटक के प्रणेता भी माने जाते हैं, और पहली पत्रिका जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है वो भी, और हरिश्चंद्र मैगजीन, 2-3 पत्रिकाएं इनके द्वारा लिखी गई। ब्राह्मण पत्रिका और अन्य पत्रिका, अन्य निबंध, ललित निबंध, हास्य व्यंग से संबंधित चीजें प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी, जिनमें इनका योगदान भुलाया नहीं जाता। ठीक है। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग, कठिन भाषा, सरल व बोलचाल की भाषा। तो गलत कौन सा वाक्य है बताइए। अभी तक इतनी सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हैं, गोदान जो है जरूर आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो कठिन भाषा इसमें बिल्कुल नहीं है, कठिन भाषा इसमें बिल्कुल नहीं है। ये इतना सामंजस्य बैठा ही इसलिए पाता है क्योंकि भाषा जो है बहुत सरल है। भाषा क्या है, बहुत सरल है। यथार्थवादी उपन्यासों की किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित या रूप केंद्रित। देखिए यथार्थवादी मैंने आपको बता चुका हूँ। यथार्थवादी क्या है? यथार्थवादी होता है रियलिज्म। क्या होता है? रियलिज्म। रियलिज्म होता है जिसमें बिल्कुल वास्तविकता का आपको क्या हो, दर्शन हो। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं, जो वास्तविक चीजें होती हैं कि वो वस्तु केंद्रित होती हैं कि हो क्यों रहा है ऐसा। ये चीजें क्या वस्तु केंद्रित होती हैं किसमें? यथार्थवादी उपन्यास। फिर है महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? यह कथन धनिया का है। किताब का अंतिम कथन है। किताब का क्या है? अंतिम कथन यहाँ पर है। और उसके बाद धनिया जो है क्या हो जाती है? मूर्छित हो जाती है, और आप लोगों की आंखों में दे जाती है एक आंसू की बूंद। तो धनिया का यहाँ पर क्या है? कथन है। फिर नेक्स्ट है, मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? पहला है प्रेमिका, बहन, माँ या सेविका। क्या संबंध है इनका? तो ये डॉक्टर प्रशांत की क्या होती हैं? प्रेमिका होती। इसमें काफ़ी अड़चन वगैरह भी बाद में आती है कि कहाँ वो विलायत से पढ़ा हुआ आदमी, पहले जो है विदेश को विलायती कहा जाता था ना, कहाँ वो जो है विलायत से पढ़ा हुआ आदमी, और गढ़वाली भाषा में गवाणिया बोलते हैं, कहाँ जो है गवाणिया कमली। फिर है भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? शिखर एक जीवनी, तमस, गुनाहों का देवता या त्यागपत्र। तो विभाजन की मार्मिक पीड़ा इनमें से किसकी है? तमस की यहाँ पर है। किसकी है? तमस की। शेखर एक जीवनी आपको पता है मनोवैज्ञानिक प्रकार का उपन्यास है। बाल, वयसंधि और किशोर में जो है क्या क्या यहाँ पर शेखर के जीवन में क्या क्या उथल पुथल रही उससे संबंधित है। गुनाहों का देवता सुधा और चंद्र की प्रेम कहानी है, और त्याग पत्र भी इसी प्रकार का उपन्यास है। लेकिन
जो विभाजन की पीड़ा है वो कौन, तमस उपन्यास। फिर है निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है। निपुणिका चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और बाण भट्टी की आत्मकथा। तो निपुण का जो है पहले भी हम एक बार शायद इसमें चर्चा कर चुके हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा से क्या है, संबंधित है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। सन्यासी, इलाचंद्र जोशी, बसंती, भीष्म साहनी, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, चित्रलेखा, भगवती प्रसाद वाजपेयी। असंगत को आपने यहाँ पर चुनना है। शायद सारे के सारे न जाने कितनी बार हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, तो सीधे आप लोगों ने क्या छलनी उस ऑप्शन को कर देना है। सन्यासी क्या इलाचंद्र जोशी की है, बिल्कुल है। बसंती क्या भीष्म साहनी की है, बिल्कुल है। आवारा मसीहा क्या विष्णु प्रभाकर की है, बिल्कुल है। और चित्रलेखा क्या भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, नहीं। ये किसकी है, इसकी है ये बताइए, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा की यहाँ पर है, भगवती चरण वर्मा। जैसे जैसे आप लोग इसको देख रहे होंगे, क्योंकि एक प्रकार की रिकॉर्डेड क्लास है, तो जैसे जैसे आप लोगों ने देखना है, कोई प्रश्न अगर इस प्रकार का होता है, क्योंकि प्रीमियर पे ये सेट किया रहता है, किस पे, प्रीमियर पे ये सेट किया रहता है, तो आप लोगों के पास लाइव जैसी ये क्लास एक प्रकार से आती है, तो आप लोग कमेंट भी इस पे साथ साथ करते रहें। मृणाल किस उपन्यास की स्त्री चरित्र का नाम है। देखिए थोड़ी देर पहले ही प्रश्न आया था, दोबारा से आ गया, तो इसमें ज़्यादा समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे। जो त्याग पत्र है, क्या है, त्याग पत्र, इस उपन्यास की जो महिला पात्र हैं वो कौन होती हैं, मृणाल होती हैं। इसके अलावा शेखर एक जीवनी में शशि और सरस्वती, गोदान में भी बात करी हमने, धनिया होती है, झुनिया होती है। सेवा सदन में कौन होती है, सुमन यहाँ पर होती। फिर है अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है। अपने अपने अजनबी किस विधा की रचना है, बहुत विद्वान लोग आप लोग हैं, पता है आप लोग, उपन्यास सीरीज हम देख रहे हैं, तो किसकी रचना होगी, उपन्यास की हो। फिर नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है। नाटक, कहानी, उपन्यास या आत्मकथा। जो नौकर की कमीज है, लेखक कौन है इसके, कल भी इस बारे में शायद हमने चर्चा करी थी, विनोद कुमार शुक्ल इसके लेखक हैं। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जो है क्या है इसके लेखक हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस प्रकार का ये है। तो उपन्यास विधा में रचित ये क्या है, एक उपन्यास, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने कम से कम आज की कक्षा को मिला करके 7 कक्षाएं यहाँ पर किसकी, उपन्यास के टोटल प्रश्नों की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की कर ली है, जिसमें हमने 700 प्लस प्रश्न हम यहाँ पर देख चुके, ठीक है। अब कल से हमारी नई सीरीज एक चालू होगी, शायद नाटक होगी, या सर जो है शुभम सर यहाँ पर काव्य शास्त्र को चालू करेंगे, तो वो देख लेंगे हम लोग। कुछ भी एक जो है चालू होगा, लेकिन कक्षा जो है आप लोगों की क्या चलेगी, नियमित चलेगी। तो ये यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेशन था किसका, उपन्यास का। जो PYQ जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो थे, और दोबारा से एक विशेष सूचना, 40 टेस्टों की, किसकी, 40 टेस्ट की एक शानदार सी परीक्षा सीरीज, 40 टेस्टों की एक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए ऐप में, ज्ञान वाटिका में, यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइव कर दी गई है। जिसने भी अभी तक नहीं करी है, तो वो लोग यहाँ पर ज़रूर से इसे बाई कर लें, और बाई करने के बाद टेस्ट वगैरह लगा करके देखें, जिसमें तो आप एक जो इन ऐप सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, इन ऐप होता है, जिसमें आप सीधे टिक करते हैं क्वेश्चन पे ही, जो स्क्रीन से और सही ऑप्शन पर टिक करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और विस्तृत, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन माध्यम से, किससे, ऑफलाइन माध्यम में यहाँ पर परीक्षा होने वाली है, तो इसलिए आप क्या कर पाएंगे, इसे PDF में भी यहाँ पर देख पाएंगे। किस प्रकार से देख पाएंगे, PDF में भी आप लोग इस प्रकार से इसे देख पाएंगे, और डाउनलोड करके आप लोग इस PDF का प्रिंट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये थी आज की कक्षा, कैसी लगी आप लोगों को, आप लोगों ने कमेंट करके यहाँ पर ज़रूर बताना है। मिलते हैं कल नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।